सीएम भजनलाल शर्मा की कल की प्रस्तावित बैठकों के बारे में आपको बता देते हैं। दोपहर 3 बजे सांगनेर विधानसभा क्षेत्र की बैठक होगी और शाम 7 बजे भरतपुर विधानसभा की बैठक प्रस्तावित है। दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे और सीएमआर में दोनों बैठकों का आयोजन होगा। तो कल सीएमआर में 2 बैठकों का आयोजन किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा की कल की ये 2 बैठकें जो हैं वो प्रस्तावित हैं। दोपहर 3 बजे सांगनेर विधानसभा क्षेत्र की बैठक होगी और शाम 7 बजे भरतपुर विधानसभा की जो बैठक है वो प्रस्तावित है। तो दोनों विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा जो हैं वो समीक्षा करेंगे कि विकास के जो कार्य हैं वो किस प्रकार से गति पकड़ रहे हैं और आगे भी प्रदेश के विकास के लिए क्या कुछ और नया किया जा सकता है। इसको लेकर के भी कल सीएम भजनलाल शर्मा की ये दोनों बैठकें होंगी। तो शाम 7 बजे भरतपुर विधानसभा की बैठक प्रस्तावित है और दोपहर 3 बजे सांगनेर विधानसभा क्षेत्र की जो बैठक है वो प्रस्तावित है। तो सीएमआर में दोनों बैठकों का आयोजन किया जाएगा और इन दोनों ही क्षेत्रों में विकास के जो कार्य हैं वो किस प्रकार से गति पकड़ रहे हैं, इसको लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा की समीक्षा में बैठक होगी। तो शाम 7 बजे भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की बैठक प्रस्तावित है और सीएमआर में दोनों ही बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज जयपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से शिष्टाचार मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ में मौजूद रहे। तो डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल से शिष्टाचार मुलाकात की, शिष्टाचार वार्ता हुई और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ में मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जिस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के लातूर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 59वें देवगिरी राज्य सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के युवाओं का आह्वान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आलोक में स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपनी भागीदारी निभाएं। वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर तंज कसा। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के काम कांग्रेस को पच नहीं पा रहे हैं। असल में सरकार के शानदार काम के बाद मुद्दा विहीन कांग्रेस को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है, इसीलिए मुद्दा तलाशने में लगे हुए हैं और कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए जनभावनाओं से खेलना जो है वो बंद करे। इसी के साथ में राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल में आनन फानन के अंदर राम लुभाया कमेटी की अभिशंसाओं को दरकिनार करके जिस प्रकार 17 जिले बनाए और 3 संभाग बनाए, उससे ना आवश्यक वित्तीय प्रावधान किया और ना ही दूरियों को देखा गया, ना ये देखा गया कि मानव संसाधन कहां से आएगा। बस चुनावी वैतरणी पार करने के लिए एक के बाद एक जिलों की घोषणा कर दी गई और अब मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति और उप मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश के बाद इनको निरस्त किया। असल में सरकार के शानदार काम के बाद मुद्दा विहीन कांग्रेस को अब कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। कांग्रेस सरकार ने अपने अंतिम कार्यकाल के अंदर आनन फानन के अंदर बिना एक्सपर्ट कमेटी के राय के खुद कांग्रेस ने जो अपने समय में राम लुभाया कमेटी बनाई थी उसकी अभिशंसाओं को दरकिनार करके जिस प्रकार 17 जिले बनाए, 3 संभाग बनाए, ना वित्तीय प्रावधान किया, ना दूरियां देखी गई, ना कहां से मानव संसाधन आएगा इसको देखा गया और एक के बाद एक जिले की घोषणा कर दी चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए। अब भजनलाल जी की सरकार, उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति और मंत्रिमंडलीय समिति के बाद इनको निरस्त किया कुछ जिलों को, तो कांग्रेस को अपच हो गई। असल में कांग्रेस को मुद्दा नहीं मिला,
इस 13 महीने की भजनलाल जी की सरकार में जो मुद्दा वहीन कांग्रेस को अब मुद्दे की तलाश में है। शायद कांग्रेस को यह बात अच्छी नहीं लगी कि एक साथ राजस्थान निर्माण के बाद पहली बार 1,11,000 करोड़ के आधारभूत संरचनाओं से जुड़े हुए काम उनकी या तो स्वीकृति हुई या शिलान्यास हुआ या उद्घाटन हुआ। कांग्रेस शायद इस बात को भी नहीं पचा पा रही कि जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार राजनीति करती रही, चाहे ईआरसीपी का हो, चाहे यमुना जल का हो, वो मुद्दे अब जनता के सामने व्यवहारिक तौर पर हल होते नजर आ रहे हैं। अब नौजवान को उसके हक मिल रहा है। पहली बार नौजवानों का कैलेंडर नौकरियों का एक साथ जारी करना और लगातार अलग अलग नीतिगत निर्णय लेना, पारदर्शिता से निर्णय लेना, ये बात सारी कांग्रेस को पच नहीं रही। इसलिए जनता के बीच में और कोई मुद्दा मिला नहीं, तो अब जिलों के पुनर्गठन को लेकर कह रहे हम आंदोलन करेंगे, बंद करेंगे। समय बताएगा इनको कितना समर्थन। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कल बैठक लेंगे। परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों की कल बैठक ली जाएगी और 6 से 7 जनवरी को दिल्ली में होने वाली सभी परिवहन मंत्रियों की बैठक की तैयारियों को लेकर के बैठक ली जा रही है। 6 और 7 जनवरी को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बैठक लेंगे। देश भर के परिवहन मंत्रियों और सचिवों की बैठक लेंगे। तो 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में बैठक होगी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जो है वो बैठक लेंगे। देश भर के परिवहन मंत्रियों और सचिवों की बैठक ली जाएगी और ये बैठक केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लेंगे। तो देश भर के परिवहन मंत्रियों और सचिवों की बैठक होगी और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो है वो कल बैठक लेंगे। परिवहन मुख्यालय में अधिकारियों की कल बैठक ली जाएगी और 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में होने वाली सभी परिवहन मंत्रियों की बैठक की तैयारियों को लेकर के कल डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो है वो बैठक लेंगे। जयपुर से खबर आपको बता दें, सीएम से पुलिस अधिकारी मिले हैं। आरपीएस और आईपीएस में क्रमोन्नत होने पर पुलिस अधिकारियों ने आभार जताया और मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा का उन्होंने आभार जताया है और सीएम से पुलिस अधिकारी जो है वो मिले हैं और उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। आरपीएस से आईपीएस में क्रमोन्नत होने पर पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की और उनका आभार जताया। तो पुलिस अधिकारी जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले और उन्होंने आरपीएस से आईपीएस में क्रमोन्नत होने पर उनका आभार जताया। पुष्प गुच्छ भेंट करके पुलिस अधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से पुलिस अधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। बाड़मेर में HRRL रिफाइनरी को पचपदरा तहसील में शामिल करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के आगे पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। बीजेपी पचपदरा मंडल अध्यक्ष अमित सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और HRRL रिफाइनरी को पचपदरा तहसील में शामिल करने पर सीएम भजनलाल शर्मा और स्थानीय विधायक डॉक्टर अरुण चौधरी का आभार व्यक्त किया गया। राजस्थान सरकार ने पटवार मंडल सांभरा को तहसील पटौदी से तहसील पचपदरा में शामिल किया है। और अब जयपुर से खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस का जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान कल से शुरू होगा। अभियान के तहत 26 जनवरी तक देश भर में रैलियां निकाली जाएंगी और अभियान के तहत हर ब्लॉक, जिले और राज्य में रैलियां निकाली जाएंगी। पहले 27 दिसंबर से यह अभियान शुरू होना था, लेकिन 26 दिसंबर को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया था, जिसके बाद 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई थी और अब 26 जनवरी को इस अभियान का समापन होगा। अंबेडकर जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू में इसका समापन होगा। तो कल से कांग्रेस का यह अभियान शुरू हो रहा है और इससे पहले 26 दिसंबर को माफ कीजिएगा, इससे पहले 27 दिसंबर को इस अभियान की शुरुआत होनी थी, लेकिन 26 दिसंबर को
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिससे कि 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। इसलिए अब कल से कांग्रेस का यह अभियान जो है वो शुरू होगा और 26 जनवरी तक यह अभियान चलेगा। जयपुर पुलिस मुख्यालय की खबर अब आपको बता देते हैं। साइबर क्राइम शाखा की पहल पर प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ एवं जन जागरूकता के लिए 1 महीने तक ऑपरेशन साइबर शील्ड चलेगा। डीजीपी उत्कल रंजन साहू के निर्देशन में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए इसे चलाया जाएगा और अभियान 7 बिंदुओं पर चलाया जाएगा। पुलिस 1 महीने में कार्रवाई करेगी और साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और 1930 शिकायतों परिवादों का निस्तारण किया जाएगा। संदिग्ध सिम व IMEI नंबरों की पहचान कर ब्लॉकिंग की कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ में साइबर अपराधों के हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित कर उन पर भी कार्रवाई करना होगा। साथ ही साइबर अपराध में वांछित अभियुक्तों, स्टैंडिंग वारंटों और उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी भी होनी है। गुमशुदा व चोरी हुए मोबाइल हैंडसेटों की बरामदगी कर पीड़ित को लौटाने की भी कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ में साइबर जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकरण करने की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश में छूट दिया है और 30 जून तक क्षेत्राधिकार में बदलाव किए जा सकते हैं। राजस्थान में जिले तहसील का नवीन सीमांकन हो सकता है और जिलों के विरोध में देखते हुए ये फैसला जो है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहले 31 दिसंबर 2024 को आखिरी तारीख थी, अब 30 जून तक मोहल्लत और अब जिलों या तहसीलों को लेकर 30 जून तक फेरबदल जो है वो किया जा सकता है। तो पहले 31 दिसंबर 2024 आखिरी तारीख थी, लेकिन अब 30 जून तक मोहल्लत दे दी गई है। अब जिलों या तहसील को लेकर के 30 जून तक फेरबदल किया जा सकता है। तो प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकरण करने की समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश में छूट अब दे दी है। समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब 30 जून तक फेरबदल किया जा सकता है। तो राजस्थान में जिले तहसील का नवीन सीमांकन किया जा सकता है। प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकरण से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। समय सीमा को अब 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर के आपके पास? जी बिल्कुल खुशबू, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है क्योंकि 31 दिसंबर लास्ट डेट थी। 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से जनगणना शुरू होने वाली थी। इस कारण से जो तहसील हैं, जिले हैं, उनकी बाउंड्री चेंज नहीं की जा सकती थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 6 महीने की इसमें छूट प्रदान की है। अब 30 जून तक ये बदलाव हो सकते हैं। तो राजस्थान के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान में अभी ही 9 जिले समाप्त किए हैं। उसके बाद कई जिलों में आंदोलन शुरू हो गया है जिलों को यथावत रखने के लिए, चाहे सांचौर की बात करें, चाहे अनूपगढ़ की बात करें, नीम का थाना की बात करें, संभाग को लेकर सीकर की बात करें। तो अब राजस्थान सरकार को ये पावर मिल गई है कि 30 जून तक अगर वो चाहे तो इनमें से कोई भी बदलाव कर सकती है, चाहे तहसील की सीमा बदलनी हो या जिले की सीमा बदलनी हो या नए जिले का गठन करना हो, तो भी उसके लिए जो राज्य सरकारों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये छूट प्रदान की। जी चलिए, शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो समय सीमा को अब 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदेश में अब छूट दी है। समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है और अब 30 जून तक क्षेत्राधिकार में बदलाव जो है वो किया जा सकता है। प्रशासनिक इकाइयों के स्थिरीकरण से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बता रहे थे। राजस्थान में जिले तहसील का नवीन सीमांकन किया जा सकता है, जिसमें समय सीमा को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है और जिलों के विरोध में देखते हुए ये फैसला जो है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से भुजलाल कैबिनेट की बैठक में 9 जिलों को और 3 संभागों को निरस्त करने का फैसला लिया गया, तब से अलग अलग जगह पर इसको लेकर के हम लोग विरोध भी देख रहे हैं और कहीं कहीं पर खुशी की लहर भी है। तो ऐसे में अब गृह मंत्रालय का ये जो आदेश है ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ में वीडियो वायरल करने वालों पर अब कार्रवाई की जाएगी। एसओजी ने रिपोर्ट बनाकर कार्रवाई के लिए सभी जिला पुलिस को भेज दिया है और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट बनाई जाएगी। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाले युवा जो हैं वो अपराध की दलदल में फंस रहे हैं। एसओजी ने वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ ये रणनीति बनाई है और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ जिला पुलिस आपराधिक मुकदमा दर्ज करेगी और इसकी जांच भी करेगी। तो देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सोशल मीडिया पर जब इस तरीके की वीडियोस को वायरल किया जाता है तो ऐसे में अब ये जो पहल की गई है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों ने अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया है। झोटवाड़ा जोन में चल रही अन्नपूर्णा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया गया है। अन्नपूर्णा रसोई संजय नगर झोटवाड़ा जोन का निरीक्षण किया गया और अन्नपूर्णा रसोइयों में नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों को कई कमियां पाई गई और उन कमियों को सुधारने के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अन्नपूर्णा रसोई में जो भी कमी पाई गई उसको सुधारने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो नगर निगम ग्रेटर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औचक निरीक्षण किया गया अन्नपूर्णा रसोई का और इस दौरान जो भी कमियां पाई गई उनको सुधारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो झोटवाड़ा जोन में अन्नपूर्णा रसोइयां जो चल रही है उनका औचक निरीक्षण किया गया। नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों ने निरीक्षण किया और अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया गया। और जयपुर रामनगरिया थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। महिला से दोस्ती कराकर लूट की वारदात करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अपहरण, मारपीट और रुपए हड़पने के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी हेमंत मीणा और सौरभ मीणा दौसा के रहने वाले हैं। पीड़ित को रवीना नाम की युवती ने दोस्ती करके अपने साथियों से अपहरण कराया था और पीड़ित को छोड़ने के लिए आरोपियों ने 15 लाख रुपए की फिरौती भी ली थी और पीड़ित ने इस संबंध में रामनगरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर डीसीपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन पर कार्रवाई हुई और पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। केकड़ी के सरवाड़ उपखंड में आज एसीबी की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी के द्वारा शिकायतकर्ता की पैतृक कृषि भूमि का विरासत का नामांतरण खोलने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी के द्वारा पटवारी के कार्यालय और घर पर भी तलाशी की जा रही है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा ने बताया कि शिकायतकर्ता की ओर से एसीबी के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दी गई थी, जिसमें उसने शिकायत देकर बताया कि तहसील सरवाड़ के पटवारी मुकेश चौधरी के द्वारा उसकी पैतृक कृषि भूमि का विरासत का नामांतरण खोलने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है और एसीबी के द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायत का सत्यापन किया गया। गुरुवार को शिकायतकर्ता को रिश्वत राशि देकर भेजा गया, जहां एसीबी अजमेर की टीम ने 8,000 रुपए की रिश्वत लेते सनूदिया तहसील सरवाड़ के पटवारी मुकेश चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और एसीबी टीम द्वारा पटवारी के कार्यालय और मकान पर भी इसको लेकर के तलाशी की जा रही है। अजमेर एसीबी मुख्यालय पर एक परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि उसके पिताजी का विरासत का नामांकन उनकी संतानों के खोलने की एवज में
साटोला पटवार हल्के का पटवारी उनसे 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इस पर मांग का सत्यापन करवाया गया और 8,000 रुपये लेकर के और विरासत का नामांतरण खोलने बाबत पटवारी ने सहमति दी। इस पर डिप्टी एसपी रूप सिंह जी के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया और आज 8,000 रुपये लेते हुए पटवारी श्री मुकेश चौधरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल मथुरा दास माथुर अस्पताल में भामाशाह के सहयोग से 18 करोड़ लागत से हीलियम फ्री एमआरआई मशीन का लोकार्पण सामाजिक कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और राज्य मंत्री के विश्नोई, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी सहित गणमान्य लोगों के द्वारा किया गया। यह मशीन नीदरलैंड से तैयार होकर आई है। यह मशीन अस्पताल में लगने के बाद एमआई की लंबी वेटिंग से आमजन को निजात मिल पाएगी। इस मशीन से 10 से 15 मिनट में एक मरीज की जांच हो पाएगी और विरायतन ओसिया और श्री नाकोड़ा पारस भैरव अक्षय चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नासिक इस 18 करोड़ की लागत की मशीन को अस्पताल में लगाया गया है। साथ ही 1 वर्ष तक मशीन की देखरेख भी भामाशाह द्वारा की जाएगी और गुरुवार शाम को एसटीएम में मशीन के उद्घाटन के साथ अस्पताल की गेट नंबर 2 पर सुरक्षा की दृष्टि से पार्किंग स्कैनर उपकरण का लोकार्पण भी किया गया, जिसमें अस्पताल में चोरी होने वाले वाहनों पर लगाम लगाई जा सके। एमडीएम हॉस्पिटल जोधपुर पश्चिमी राजस्थान का एक बड़ा हॉस्पिटल है, जिसमें कनक गोलिया जी, प्रभा गोलिया जी और उनके फाउंडेशन की तरफ से लगभग 18 करोड़ रुपए की आधुनिक एमआरआई मशीन को सुपुर्द किया गया है। पूरे प्रदेश की तरफ से और विशेष रूप से जोधपुर की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। ये गोलिया परिवार का इस हॉस्पिटल के लिए बड़ा ऐतिहासिक काम होगा, जिसमें हजारों लोगों को एमआरआई कराने में जो दिक्कतें आ रही थी, समय लगता था, उसकी बचत भी होगी, पैसे की बचत भी होगी, समय की बचत भी होगी और चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा जो परिवर्तन है जोधपुर के हॉस्पिटल में आएगा। और निश्चित ही राजस्थान सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री बद्रीनाथ शर्मा जी, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खिवसर साहब और पूरी सरकार ये चाहती है चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हो। उसमें सरकार तो अपनी तरफ से बहुत कुछ करे, लेकिन भामाशाहों के सहयोग से भी अगर हम लोग कुछ नया प्रयास करते तो निश्चित ही ये बड़े। नए वर्ष के आगमन के साथ जयपुर के गुप्त वृंदावन धाम में साल का सबसे बड़ा आयोजन श्री कृष्ण बलराम नववर्ष में जनमानस पर आशीर्वाद बरसाने के लिए जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में रथ यात्रा पर निकले और पूरी गुलाबी नगरी हरिनाम संकीर्तन पर झूमने लगी, जिससे संपूर्ण वातावरण में अध्यात्म की लहर दौड़ गई और भक्तों ने श्री श्री कृष्ण बलराम को पुष्प, फल, दीप एवं श्रीफल आदि अर्पित किए गए। शोभा यात्रा का शुभारंभ विधायक बालमुकुंदाचार्य और जयपुर हेरिटेज नगर निगम कार्यवाहक मेयर कुसुम यादव ने किया। शोभा यात्रा श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी के मंदिर से शुरू हुई। इसके बाद त्रिपोलिया गेट, चौड़ा रास्ता, बापू बाजार, जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़ से वापसी में त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट से होते हुए श्री आनंद कृष्ण बिहारी जी मंदिर पर ये समाप्त हुई। गुप्त वृंदावन धाम के अध्यक्ष श्री अमितासना दास ने नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ में शोभा यात्रा की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। हरे कृष्णा। आज 2025 की शुरुआत में गुप्त वृंदावन धाम जगतपुरा जयपुर द्वारा इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बलराम जी जयपुर शहरी को आशीर्वाद देने के लिए निकले हैं। भगवान श्री गौरनिताई भी साथ में और पूरे भक्त लोग यहाँ पर कीर्तन करते हुए, हरे कृष्णा कीर्तन करते हुए यहाँ पर इस नववर्ष का स्वागत कर रहे हैं और सभी के लिए कामना कर रहे हैं कि भगवान को आशीर्वाद दें ताकि ये नववर्ष बहुत ही शुभ रहे सभी के लिए। तो इसके लिए आयोजन किया जा रहा है और पूरे जयपुर में जलेबी चौक, जहाँ पर आनंद बिहारी मंदिर से प्रारंभ होकर के त्रिपोलिया गेट से ये यात्रा प्रारंभ हुई है, चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार में होकर के यात्रा बड़ी चौपड़ से होती हुई छोटी चौपड़ होते हुए फाइनली ये ब्रजनिधि मंदिर के पास में समापन होगा, गोविंद जी मंदिर के पास में। और ये यात्रा का आयोजन प्रतिवर्ष नववर्ष की शुरुआत में किया जाता है, तो इसमें भक्त लोग बड़े धूमधाम से कीर्तन करते हुए इस यात्रा में भाग लेते हैं। अभी हम लोग श्री कृष्ण बलराम गौरनिताई एवं श्रीला प्रभुपाद की यात्रा गुप्त वृंदावन धाम जगतपुरा से निकाल रहे हैं और इस यात्रा आज पूरे नव वर्ष के अवसर पर इसको। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश पर नई तैयार की गई वंदे भारत स्लीपर कोच ट्रेन परीक्षण के लिए कोटा आई है। यहाँ पर उसे अलग अलग गति पर वजन रख और खाली चलाकर ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम, एयर सस्पेंशन, कपलर फोर्स की परीक्षण किया गया।
इस ट्रेन को 180 की स्पीड पर दौड़ाया गया है और घुमावदार ट्रैक पर भी इसका ट्रायल लिया गया है। यह प्रशिक्षण 31 दिसंबर से ही कोटा रेल मंडल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर शुरू हो गया था, जिसमें शुरुआत में नागदा और फिलहाल सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में वंदे भारत का ट्रायल किया जा रहा है। इसे ट्रायल के बाद पूरी रिपोर्ट रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को भेजी जाएगी। परिचालन विभाग कोटा की टीम इसके ट्रायल में जुटी हुई है। अलग अलग स्टैंडर्ड पर ट्रेन की ट्रायल भी ली जा रही है। यह अगले 1 महीने तक जारी रहने की उम्मीद है। और डीडवाना जिले के लाडू उपखंड के सिवा गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कड़ाके की ठंड के बीच प्रसव पीड़ा में एक महिला तड़पती रही। उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम ने प्रसव पीड़ा में तड़पती महिला का इलाज नहीं किया। वहीं महिला के परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र के बाहर ही महिला पीड़ा में महिला तड़पती रही, लेकिन एएनएम ने हॉस्पिटल का गेट तक नहीं खोला। घटना की सूचना पर गांव के सरपंच और ग्रामीण इकट्ठे हो गए और उन्होंने मौके पर एम्बुलेंस को बुलवाया। इसके माध्यम से प्रसूता और उसके बच्चे को लाडनू के अस्पताल भेजा गया। इस घटना को लेकर गांव के लोगों में आक्रोश है और मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शिकायत दे दी गई है। हालांकि अब प्रसूता और उसके नवजात की स्थिति सामान्य है। सेवागमान गया ने मैं गाड़ी ले जनाब डिलीवरी के ताला लगे होवे हॉस्पिटल का बच्चे गाड़ी ले गिरा गया गिरावे नटगी नहीं तो बस आया ना बताने गाड़ी में गाली बताने बेटे टिंगर लगो यार बच्चे जाता आदमी को ये टेको नहीं पता ले जाओगे जटे लानू ले जा बच्चे लानू नहीं 15 क्या कि डीरोल ले जाओ डीरोल यार प्रसूता जब कल सुबह हमारे हॉस्पिटल में आई तब उसे ब्लीडिंग थी। तब उसे जांच करके ब्लीडिंग कंट्रोल मतलब उपयुक्त उपचार देके ब्लीडिंग कंट्रोल की गई और अभी प्रसूता ठीक है। आज उसको छुट्टी दे दी गई तो उस समय उसकी क्या स्थिति थी? छुट्टी जब दी गई छुट्टी सामान्य स्थिति होने पे दी गई और अभी प्रसूता बिल्कुल ठीक है। सामान्यतः 2-3 दिन अस्पताल में रखा जाता है और जरूरत में फिर छुट्टी दी जाती है, लेकिन इसको हाथों हाथ छुट्टी दे दी गई। और जयपुर के चोमू से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां चारा काटने की मशीन में फंसने से महिला की मौत हो गई है। मशीन में महिला की चुन्नी फंसने से हादसा हुआ। मृतक महिला की पहचान मंजू देवी यादव के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर गोविंदगढ़ एसएचओ हेमराज सिंह मौके पर पहुंचे हैं। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के निंदौला स्थित नीमड़ा वाली ढाणी की पूरी घटना है। ये पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। भीलवाड़ा के बिजौलिया से खबर है, जहां डीएसटी एवं पुलिस की बिजौलिया में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ट्रक में 665 किलो 50 ग्राम गांजा पकड़ा गया और गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3,32,75,000 रुपये बताई जा रही है। तस्कर फुलियाकला निवासी भागचंद लोहार को हिरासत में लिया गया है। नेशनल हाईवे 27 पर केसरगंज स्थित कट के पास की कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थानाधिकारी लोकपाल सिंह ने जानकारी दी। और कोटा के इटावा से खबर है, जहां राजस्थान पेंशनर्स समाज उपशाखा इटावा का वार्षिक अधिवेशन और पेंशनर्स कर्मचारियों का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कोटा जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता ने की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। वहीं उपशाखा अध्यक्ष राम प्रसाद परालिया ने उपशाखा सदस्यों के साथ अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया। इस दौरान मुख्य अतिथि पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने पेंशनर्स कर्मचारियों को शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया। वहीं कोटा, सांगोद, कनवास, बारा सहित कई जिलों से पेंशनर समारोह में शामिल हुए। करौली के हिंडोन सिटी से खबर है, करौली जिला पुलिस का हेलमेट लगाओ जान बचाओ अभियान जारी है। श्री महावीर जी थानाधिकारी कैलाश सामरी की अभिनव पहल देखने को मिली। चालकों को स्वचरित कविता सुनाकर दी जा रही ट्रैफिक नियमों की सीख। दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
एसएचओ कैलाश सामरी का अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएम और एसपी ने कैलाश सामरी के इस अंदाज की सराहना की है। कोटपूतली के नारायणपुर उपखंड मुख्यालय सभागार में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें उपखंड क्षेत्र के सभी विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। जनसुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी, तहसीलदार सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं विधायक ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता को बिजली की समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। और केकड़ी जिले को समाप्त करने के विरोध में केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले जिला बचाओ आंदोलन शुरू किया गया है। जिला बार एसोसिएशन के बैनर तले आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए कई युवाओं ने मुंडन कराया, जिसके माध्यम से लोगों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए जिले को यथावत रखने की मांग की है। वहीं वकीलों ने प्रशिक्षु RAS श्रद्धा सिंह को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि केकड़ी जिले को हटाकर केकड़ी के लोगों के साथ अन्याय किया है। ज्ञापन के दौरान बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट मनोज आहूजा सहित सैकड़ों पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। राज्य सरकार ने हाल ही में 28 दिसंबर को केकड़ी जो पहले से जिला था उसको हटाने का आदेश निकाला था, जिससे लेकर केकड़ी की जनता में, केकड़ी के अधिवक्ता साथियों में, केकड़ी के किसानों में, केकड़ी के व्यापारियों में, आवाम में बहुत ज़्यादा आक्रोश व्याप्त है और आवाम की आवाज़ हमारे पास आई। हमने आज निर्णय लिया था, आज के लिए हमने पहले जनरल हाउस की थी। 2 दिन पहले जनरल हाउस में ये निर्णय हुआ था कि हम लोग पहले मार्केट में जाकर के आंदोलन के साथ में और अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए माननीय SDM साहब को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नाम और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन देंगे, जिसमें हमने ज्ञापन में अंकित किया है कि केकड़ी जिला रहने के लिए सारी योग्यताएं रखता है, सारे मापदंड रखता है। राज्य सरकार ने दुर्भावनापूर्वक आशय से केकड़ी को जिले से विहीन किया है। तो ये हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हमारे पूरे इस आवाम का, केकड़ी की जनता की तरफ से हमने आवाम की तरफ से हमने माननीय SDM साहब को अभी ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन के माध्यम से हम हमारी भावनाएं पहुंचा